नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेद के दृष्टि से जो मकर संक्रांति है क्यों मनाई जाती है। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता। मैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चौकाघाट वाराणसी में काय चिकित्सक पंचकर्म विभाग में प्रवक्ता हूँ और वहाँ पे चिकित्सक के रूप में भी कार्य करता हूँ। तो जहाँ तक सवाल है मकर संक्रांति मनाने का, तो इसकी परंपरा जो है हज़ारों सालों से चली आ रही है मकर संक्रांति मनाने का। मकर संक्रांति में मूल रूप से जो होता है कि जो सूर्य हैं वो मकर राशि में पार करके जो है उत्तरायण हो जाते हैं। तो अगर आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो आयुर्वेद में जो 6 ऋतुएँ बताई गई हैं और 2 अयन बताए जाते हैं, उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। और 6 ऋतुओं की बात करें तो जो मकर संक्रांति का जो समय होता है, इसमें शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत 6 ऋतु होती हैं। तो जो शिशिर ऋतु के जो उत्तरायण वाला काल होता है, इसमें सूर्य के प्रभाव की वजह से जो मौसम होता है रुक्ष होने लगता है और जो कफ होता है, जैसे कि आयुर्वेद में परंपरा है 3 दोषों की वात पित्त कफ की। तो ये जो काल होता है, जो शीत ऋतु होता है, उसमें कफ का संचय होता है और जैसे सूर्य उत्तरायण होते हैं, गर्मी बढ़ती है तो कफ जो है विलीन होने मतलब पिघलने लगता है और पिघलने की वजह से कफज व्याधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं कि जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है और कफ का जो इसमें जो पिघलने वाली स्थिति शुरू होती है, तो जो भी मकर संक्रांति में जो खाने वाली चीज़ें हैं ऐसी बताई जाती हैं कि कफ को जो है हम शांत कर सकें, कफ को नियंत्रित रख सकें और जो मौसम के बदलाव होता है उसी दौरान हम अपने खान पान की चीज़ों को बदल सकें, जिससे कि भविष्य में जो भी मौसम परिवर्तन की वजह से जो बीमारियां होने वाली हैं वो बीमारियां ना होने पाए। तो मूल लॉजिक इसके पीछे यही है कि जो मौसम का बदलाव है, जो वातावरण में रुक्षता आती है या जो कफ पिघल रहा है और मौसमी जो बीमारियां होती हैं उससे बचाने के लिए भी इन सब चीज़ों की योजना की गई है आयुर्वेद में। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जो मकर संक्रांति मनाते हैं उस दिन हम दही, चूड़ा और गुड़ का भी सेवन करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इस समय आप देखेंगे तो जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका नेचर जो होता है उष्ण होता है। उष्ण का मतलब जो तासीर जिनकी गर्म होती है। और जैसे कि मैंने बताया, जो कफ जो होता है ना, इस समय कफज व्याधियाँ ज़्यादा होती हैं, तो कफज का जो विपरीत गुण होता है उष्ण होता है। तो जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं से नेचर में उष्ण है। और जो दूसरा है, जब सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं तो वातावरण में या मौसम में रुक्षता आती है। रुक्षता का मतलब ड्राइनेस। तो इसमें आप देखेंगे घी, तेल की भी मात्रा ज़्यादा बताई गई, जैसे कि देसी घी की मात्रा बताई गई खाने के लिए, तिल से बने सामान भी बताए गए हैं इसमें। इसका वजह है कि रुक्षता को नियंत्रित कर सकें, ज़्यादा ड्राइनेस शरीर में ना होने पाए। हमें गुड़ खाने से क्या लाभ होते हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। गुड़ जो है इसका जो उल्लेख अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में हज़ारों साल से है और गुड़ खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जो मरीज डायबिटिक है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, उनको बिना चिकित्सक की सलाह से गुड़ नहीं लेना चाहिए। तो अब आते हैं हम फायदे की। तो जो गुड़ है उसकी प्रकृति जो है जो तासीर होती है उष्ण होती है। साथ में गुड़ की जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस दौरान जो है इसमें बहुत सारे जो केमिकल चेंजेज होते हैं, जिसकी वजह से इसमें आयरन, मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो है प्रचुर पाई जाती है। तो जिनको भी जो है अगर नियमित रूप से गुड़ के सेवन करते हैं तो उनमें इन सारी जो फ़ायदे हैं वो तो मिलते ही हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के, आयरन्स के। जो अनीमिक पेशेंट्स होते हैं, विशेष तौर पे अगर हम देखें तो बच्चे हैं या महिलाएं हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, उनमें सामान्य रूप से भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए गुड़ जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हम बात कर लेते हैं तिल के बारे में। तो इस समय जितने भी हम लोग खाते हैं, जो मकर संक्रांति के मौके पर तिल ज़्यादा मिलता है, तो जो तिल का जो गुण होता है इसका भी, जैसे मैंने बताया कि प्रकृति इसकी उष्ण होती है और साथ में इसका स्नेह द्रव्य बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जो इसमें कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो जितने भी कार्डियक पेशेंट्स हैं, हृदय के रोगी, उनमें तिल बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो इसमें स्नेह द्रव्य पाया जाता है वो रुक्षता को कंट्रोल करता है। तो अगर ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा रहती है जिनको स्किन में, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो है बेहतर करते हैं। साथ में जितने हमारे ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल है उनको भी कंट्रोल करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
इसके साथ अक्सर आपने देखा होगा कि मूंगफली का भी सेवन ज़्यादा किया जाता है। तो मूंगफली को जैसा कि गरीबों का बादाम कहा जाता है, बादाम जो है आजकल काफ़ी कॉस्टली है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बादाम की जगह हम लोग उनको आलमंड खाने की सलाह देते हैं। और उसमें भी यही है कि आपके पास जो स्नेह द्रव्य प्रचुर होते हैं, साथ में इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो बेहतर मात्रा में होती हैं। वो कहीं ना कहीं से आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं और हार्ट के रोगों में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। डॉक्टर साहब, जो गुड़, तिल और जो मूंगफली होते हैं, देशी जिसे बादाम भी कहा जाता है, कितनी मात्रा में खानी चाहिए और किन किन व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए खाते वक्त? मात्रा तो ऐसे बहुत ज़्यादा कहीं पे निर्धारित नहीं कितनी मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन एक सामान्य है कि उतना ही आप खाएं जितना कि आसानी से डाइजेस्ट हो सके। और ज़्यादा मात्रा में चूँकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ये सब जो फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कई जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इंटॉलरेंस होता है, यानी कि एलर्जी होती है इसके लिए। तो अगर किसी को बादाम खाने से उनका एलर्जी की समस्या हो रही है या पेट खराब हो जाता है, तो ऐसे लोगों को तो हम एडवाइस देंगे कि नहीं लें। अदरवाइज अगर आपको इससे लेने से कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते हैं तो एक संतुलित मात्रा में जितना कि आसानी से पच जाए उतना मात्रा आप नियमित सेवन कर सकते हैं इसका। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन हम खिचड़ी कैसे बनाएं? खिचड़ी जो होता है ना, आयुर्वेद में जो एक लघु अन्न के रूप में बताया गया है और ये काफ़ी अच्छा जो है दीपन पाचन होता है। यानी कि खिचड़ी अगर खाते हैं तो आपकी जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त हो जाती है और खिचड़ी का पाचन जो है बहुत आसानी से हो जाता है। जो हम लोग इसमें द्रव्य लेते हैं, चावल है, उड़द है, मूंग है, सामान्य रूप से यही पड़ता है। साथ में हम लोग पापड़ या इससे मिलते जुलते जो अचार ले लेते हैं। तो चावल का तो सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स होता है, इसको लेने से एनर्जी आपको भरपूर मिलती है। जो मूंग और उड़द है, ये दोनों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। एक तो प्रोटीन की दृष्टि से भी एक प्रोटीन हाई कंटेंट होता है, तो ऐसे जो भी मरीज हैं जिनका वजन कम हो या जनरली बच्चों में, वृद्धों में जहाँ का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, हमको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उस नज़रिए से भी देखा जाए तो फ़ायदेमंद होता है। बाकी जो उड़द है उसकी तासीर गर्म होती है, तो ठंड के दिन में अगर हम गर्म आहार लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होता है। एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है उड़द के बारे में कि ये वृष्य होता है। वृष्य का मतलब ऐसे मरीज जिनको कि इम्पोटेंसी की समस्या हो, जिनका स्पर्म काउंट कम रहता हो, तो ऐसे मरीजों में जो है उड़द की दाल बहुत फ़ायदेमंद होती है। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा लोग ज़्यादा खाते हैं यूपी और बिहार में, उसके पीछे क्या लॉजिक है? चिवड़ा और दही के पीछे भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल और वैज्ञानिक कारण है। अगर हम दही की बात करें तो दही जो है एक रिच कैल्शियम का सोर्स होता है, लेकिन दही में एक चीज़ ज़रूर हम कहना चाहेंगे, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो दही स्पेशली गाय की दही का उल्लेख किया गया है और दही पूरी तरीके से जमी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दही खरीदने जाते हैं तो कुछ दही बिल्कुल सॉलिड जमी होती है, कुछ बिल्कुल पानी की तरह होती है। तो आयुर्वेद में जो पानी जैसी जमी है या कम जमी हुई दही, उसको तो वर्जित बताया गया कि आपको नहीं खाना चाहिए। पूरी तरीके से जमी हो तभी खाना चाहिए। और कैल्शियम का एक रिच सोर्स होता है दही, और इसमें जो लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि पेट के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस का भी बढ़िया सोर्स होता है। तो पेट संबंधी रोगों में भी दही आपको फ़ायदा करता है। चिवड़ा देखा जाए तो चिवड़ा जो है चावल से बनता है, उसको उबाल के बना लेते हैं। तो उबालने के बाद जब हम चिवड़ा बनाते हैं तो उसमें आपका जो ग्लूकोज कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है, तो शुगर के रोगियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग शुगर के या जो भी डायबिटिक पेशेंट्स उनको चावल खाने से मना करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी चिवड़ा सेफ़ है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कंटेंट है उबालने के बाद बाहर निकल जाता है। और जब इसको हम भूनते हैं तो भूनने के बाद उसका जो गुड़ होता है वो लघु हो जाता है। लघु का मतलब होता है कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आयुर्वेदिक नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं और काफ़ी लॉजिकल है। वैज्ञानिक तौर पे भी ये सिद्ध हो चुका है कि दही और चिवड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठंडी का मौसम जो होता है ना, इसमें बाहर जैसे कि है कि शीत ऋतु होती है, तो मौसम के विपरीत जितनी चीज़ें हैं वो सब खानी चाहिए। तो जितने भी जो खाने पीने की चीज़ें जिनकी तासीर गर्म होती है, और आयुर्वेद में जो उनको उष्णवीर्य बोला जाता है, गर्म होती हैं, उनको खाना चाहिए। ठंडी चीज़ें, वातवर्धक चीज़ें या कफवर्धक चीज़ें, इनसे हमको हमेशा परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है मौसम की वजह से ऑलरेडी ठंड है, और अगर हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारा कफ भी बढ़ाएगा, वात भी बढ़ाएगा, और ऐसे में कफ वात के बढ़ने से आपको ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि अस्थमा है, सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। और इससे जितने भी मतलब कफ और वात की बीमारियां हो, कुछ भी हो, सब आपको हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी ठंडी का मौसम है तो गर्म चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए।
मकर संक्रांति पे स्नान दान का विशेष महत्व है डॉक्टर साहब, तो ऐसे में हम गर्म पानी से नहाएं, घर में नहाएं या गंगा स्नान कर सकते हैं? जैसा कि आप लोग अगर किसी भी नदी के किनारे रहते होंगे तो मौसम चाहे जितना भी ठंडा हो, लेकिन जो नदियां हैं हमारे शहर के आसपास में, वहाँ का पानी सामान्य से की तुलना में गर्म ही रहता है, क्योंकि पानी में लगातार बहाव होता है। तो वहाँ भी आप टेम्परेचर देख लें कि बहुत ठंडा ना हो, एक सामान्य टेम्परेचर हो तो आप नहा सकते हैं। जो हैंडपम्प से पानी निकलता है वो सामान्यतः पृथ्वी के ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो वो गर्म ही रहता है, तो उससे भी नहाने में कोई समस्या नहीं है। मकर संक्रांति आ रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब जुड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि हमें गुड़, बादाम और जो तिल की पट्टी है ज़रूर खानी चाहिए। ऐसे खाने से जो सर्दी के मौसम है उसमें हमें ऊर्जा तो मिलता ही है, इसके साथ साथ हमारे शरीर को गर्मी भी मिलती है। तो आपको भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ख़ासकर आप दही का प्रयोग कर सकते हैं ठंडी के मौसम में, लेकिन गाय का जो दूध है उससे बना हुआ आप दही का सेवन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।